हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में समझेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। ये हम लोग अभी तक चुंबकत्व का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तमाम स्थानों पर बताया गया। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण जो होता है वो चुंबकीय बल रेखाओं के आधार पर ही किया जाता है। तो आज इन्हीं बल रेखाओं के बारे में पढ़ना है, जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल क्षेत्र रेखाएं भी कह सकते हैं। क्या होती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं? तो यदि हम किसी दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंपास सुई को रखें तो हम ये देखते हैं कि कंपास सुई एक निश्चित दिशा में जाकर ठहरती है। अगर हम उस चुंबकीय क्षेत्र में कंपास सुई को चलाएं तो अगर कंपास सुई को हम चलाएंगे तो वह लगातार अपनी दिशा बदलती रहेगी। ठहरने की दिशा, जो चुंबकीय सुई की ठहरने की दिशा होगी, वह लगातार बदलती रहेगी। अगर चुंबकीय क्षेत्र में कंपास सुई चल रही है या चलाई जा रही है तो उस चुंबकीय सुई के जो ठहरने की दिशा है वो लगातार बदलेगी। और इस प्रकार से बदलेगी कि अगर हम उस चुंबकीय सुई के दिशा को देखते हुए कि जिस प्रकार से वो निश्चित दिशा में हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो निश्चित दिशा में ठहरती है, लेकिन अगर क्षेत्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जाए तो भिन्न भिन्न स्थानों पर ही ठहरेगी, अलग अलग वो घूमती रहेगी, एक निश्चित स्थान पर नहीं ठहरेगी। उसका कारण क्या है? यही बल रेखाएं हैं। इन्हीं के कारण अगर हम पूरा एक दंड चुंबक के चारों ओर उसके चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएं, चलाएं कंपास सुई को, तो कंपास सुई क्या होती है? कंपास सुई एक चुंबक की बनी हुई बारीक सुई होती है, एक पतली सुई होती है जो चुंबक से ही निर्मित की जाती है और वह अपने गुरुत्व केंद्र पर टिकी होती है, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक अपने गुरुत्व केंद्र पर टिकी होती है। तो अगर कहीं चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है तो उसी डायरेक्शन में वह तुरंत घूमेगी, यानी उत्तर दक्षिण दिशा में वो सदैव ठहरती है। तो इस कारण से चुंबकीय सुई भिन्न भिन्न बिंदुओं पर उसके ठहरने की जो दिशा होगी वो भिन्न भिन्न होगी। तो हम क्या देखते हैं कि अगर दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उस कंपास सुई को चलाया जा रहा है तो उसके ठहरने का जो मार्ग है वह लगातार एक वक्रीय पथ जैसा दिखाई देगा। ठहरने का उसका मार्ग एक वक्र बनाता हुआ दिखाई देगा। अगर हम उसके ठहरने के बिंदुओं को निर्धारित करें तो हमें एक वक्रीय पथ प्राप्त होता है। यही वक्रीय पथ चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। इन्हीं वक्रीय पथ को हम चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। मतलब चुंबकीय बल रेखाएं वह एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वो लगातार वही दर्शाने के लिए उसी डायरेक्शन में वो घूमती रहती है। तो कैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कैसे दर्शाती हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींचा जाए तो वह उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो कंफर्म हो गया होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, यदि हम किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में, किसी दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में कंपास सुई को चलाएं तो कंपास सुई के ठहरने की दिशा लगातार बदलती रहती है। यदि हम चुंबकीय सुई के ठहरने की दिशा को ध्यान में रखते हुए उसका पथ खींचें तो वह एक वक्रीय पथ प्राप्त होता है। यही वक्रीय पथ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या हैं, आइए देखते हैं। यहां देखिए एक दंड चुंबक दिखाया गया जिसका ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और अगर चुंबकीय सुई को हम चलाएं चारों ओर तो उसका जो वक्रीय मार्ग मिलेगा वो उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर घूमता हुआ दिखाई देगा। उत्तर से दक्षिण की ओर वह मार्ग इस प्रकार से बनेगा।
तो देखिए कटे हुए सेब की आकृति जैसा ये दिखाई दे रहा है। तो इसमें बल रेखाएं ही दिखाई गई हैं। बल रेखाएं क्या होती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और फिर चुंबक के भीतर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। यानी ये बल रेखाएं एक बंद वक्र बना रही हैं। तो इनकी विशेषताएं क्या है, गुण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो इसका सबसे मुख्य गुण जो है, जो कि वैद्युत बल रेखाओं से अलग है, यही मुख्य गुण है कि यह एक बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र निर्मित करती हैं। इसी कारण से यह सिद्ध किया जाता है, यही है मुख्य कारण कि क्यों चुंबक में एकल ध्रुव संभव नहीं है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि चुंबक में एकल ध्रुव संभव क्यों नहीं है। तो उसका मुख्य रीजन यही है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं एक वक्र बंद वक्र बनाती हैं, जबकि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। इस कारण से उसमें एकल ध्रुव संभव है। वैद्युत में एकल ध्रुव संभव है, उसमें अकेला धनावेश या अकेला ऋणावेश संभव है, लेकिन यहां अकेला उत्तरी ध्रुव या अकेला दक्षिणी ध्रुव संभव नहीं है। अगर हम चुंबक को बीच से तोड़े तो वहां नए ध्रुवों का निर्माण हो जाएगा। प्रत्येक टुकड़े में एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव मौजूद रहेगा, यानी इन ध्रुवों का विलग अस्तित्व नहीं है। तो इसकी पुष्टि इसी गुण के द्वारा होता है। तो पहला गुण क्या बताया गया कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। और चुंबक के भीतर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है और यह एक बंद वक्र बनाती हैं, यह एक बंद वक्र बनाती हैं। ये ध्यान रखिए, मुख्य गुण में आता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। यही कारण है कि चुंबकीय बल रेखा बंद वक्र बनाने के कारण ही कहा जाता है कि इसमें एकल ध्रुव संभव नहीं है। दूसरा गुण क्या है इसमें, इसका दूसरा गुण, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? ये बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? तो वैद्युत क्षेत्र में भी ये बात बताई गई है कि वैद्युत बल रेखाएं नहीं काटती हैं, क्योंकि वहां अगर काट देंगी तो कटान बिंदु पर दो दिशा वैद्युत क्षेत्र का हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार यहां भी है, अगर दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा प्रदर्शित होगी। ये मान लीजिए वैद्युत बल रेखा ये है, सॉरी चुंबकीय बल रेखा, एक चुंबकीय बल रेखा ये है और दूसरी ये हमने खींच दिया। मान लीजिए यहां काट रही हैं, तो कटान बिंदु पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखें तो इस बल रेखा के अनुरूप अगर देखा जाए तो इसके स्पर्श रेखा में ये आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और इस बल रेखा के अनुरूप देखें तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होनी चाहिए। तो देखिए एक ही बिंदु पर दो दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये असंभव है, ये संभव नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, असंभव है। किसी एक बिंदु पर एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा, यही कारण है। इसी कारण से कहा जाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। तीसरा गुण इसका क्या है? तीसरा गुण क्या है भाई, चुंबक के अगर हम समीप जाएं, चुंबक के समीप, ये मान लीजिए चुंबक रखा हुआ है और कोई लोहे का टुकड़ा इसके समीप रखेंगे अगर, तो तुरंत चुंबक उसको आकर्षित कर लेगा। इसके चारों ओर कहीं भी अगर समीप रख रहे हैं तो चुंबक उसको तुरंत आकर्षित कर लेगा, और अगर कहीं दूर रखते हैं
तो शायद वो आकर्षित ना हो, दूर रखेंगे तो वो आकर्षित नहीं कर पाएगा। क्या कारण है? यही कारण है कि चुंबक के चारों ओर जो बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, वह सघन होती हैं, सघनता में होती हैं। मतलब चुंबक के समीप प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबक के समीप प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। और जैसे जैसे चुंबक से दूर जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम होती जाएगी, उसकी प्रबलता घटती जाएगी। तो इसके समीप प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। खासकर इनके ध्रुवों पर देखिए, सघनता ध्रुवों पर वैद्युत बल रेखाओं की ध्रुवों पर अधिक है और अन्य स्थानों पर एक दूसरे से कुछ अधिक दूरी पर हैं, लेकिन सघनता इनकी सबसे ज्यादा ध्रुवों पर होती है। इसलिए ध्रुव पर चुंबक की प्रबलता अधिक होती है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ध्रुवों पर अधिक होती है। ये अधिक सघन होने के कारण यहां प्रबलता इनकी अधिक हो जाती है। और अगर हम दूर जाएं तो इनके बीच की दूरी, बल रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ने के कारण वहां प्रबलता कम होने लगती है। यही कारण है। चौथा क्या है? देखिए, चौथा गुण क्या है भाई? तीसरा गुण तो बताया गया कि सघन जहां होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। सघन क्षेत्र चुंबक के समीप, चुंबक के समीप निर्मित होता है। सघन क्षेत्र या हम प्रबल क्षेत्र कह सकते हैं, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र या सघन क्षेत्र, ये चुंबक के समीप निर्मित होता है। अतः चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता चुंबक के समीप अधिक होती है। खासकर ध्रुवों पर अधिक होती है। तो ये तीसरा गुण हो गया। और इसका एक चौथा गुण है। चौथा गुण क्या है कि अगर हम पृथ्वी के किसी स्थान पर जाएं, पृथ्वी के किसी स्थान पर जाएं तो वहां जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी का चुंबकीय बल रेखाएं हैं, वो वहां समांतर होंगी। तो वो समांतर, एक दूसरे के समांतर और समदूरस्थ होती हैं। तो जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समदूरस्थ हों, समान दूरी पर हों, तो वहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। समांतर और समदूरस्थ वाले स्थान पर जहां चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समदूरस्थ होती हैं, वहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। समांतर तथा समदूरस्थ, समांतर तथा समदूरस्थ बल रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। तो ये तो इनके कुछ मुख्य गुण हो गए। लेकिन यहां हमें टॉपिक में एक उदासीन बिंदु पढ़ना है, उदासीन बिंदु। और उदासीन बिंदु को समझने के लिए हमें थोड़ा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर ध्यान देना होगा कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है। जैसे इसी गुण में देखा जाए कि चुंबक के समीप चुंबकीय क्षेत्र प्रबल और दूर, धीरे धीरे दूर जाते हैं जब, तो वहां इसकी प्रबलता कम होती है। क्यों कम होती है? क्या कारण है? क्या कारण है कि इसकी प्रबलता कम होती है? या इसके समीप ऐसे बिंदु भी मौजूद होते हैं जहां चुंबकीय सुई अगर रख दिया जाए तो वो किसी भी दिशा में ठहर सकती है। चुंबक के समीप अभी बताया गया कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर रखा जाए
तो वो उसकी एक ठहरने की निश्चित दिशा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होती है। लेकिन चुंबक के समीप ही दो ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर चुंबकीय सुई किसी भी दिशा में ठहर सकती है, तो ऐसे बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। क्या होता है उदासीन बिंदु, क्यों वो किसी भी स्थान पर ठहर सकती है, तो इसको जानने के लिए हमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा ज्ञान जरूरी है। क्या है देखिए, शॉर्ट में हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को आज उसकी व्याख्या करने वाले हैं। ध्यान दीजिए थोड़ा, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। या इसको हम भूचुंबकत्व कहते हैं, भूचुंबकत्व। अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है, इसको थोड़ा सा समझना है। कुछ ऐसे तथ्य वैज्ञानिकों को प्राप्त हुए हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि पृथ्वी के भीतर एक बहुत विशालकाय चुंबक रखा हुआ है। पृथ्वी के भीतर एक बहुत विशालकाय, बहुत प्रबल चुंबक रखा हुआ है, और उस चुंबक की जो स्थिति है, ये पृथ्वी हमने बनाया, और ये मान लीजिए उसका हमने अक्ष ले लिया और एक इधर रेखा खींच दे। देखिए इस प्रकार से एक उत्तर दिशा ऊपर की ओर दिखाया जाता है, तो इसको हम नॉर्थ कहेंगे। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इसको भौगोलिक अक्ष कहते हैं, ये भौगोलिक अक्ष कहलाता है। ये भौगोलिक अक्ष कहलाता है। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के भीतर एक विशालकाय चुंबक रखा हुआ है जिसकी दिशा कुछ इस प्रकार से है। जिसकी दिशा कुछ इस तरीके से दिखाया गया। इधर साउथ पोल है और इधर नॉर्थ पोल, और इनको मिलाने वाली रेखा ये चुंबकीय अक्ष कहलाएगी। ये चुंबकीय अक्ष, तो भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष जो होता है, इसको हम चुंबकीय अक्ष कहेंगे। ये चुंबकीय अक्ष कहलाता है, और इसको हम चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहेंगे। ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, इसको चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहेंगे। और यहां इसको भौगोलिक उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ये बिंदु जो दिखाया गया, ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव कहलाता है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। और इसको चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, और इसको भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। और यहां देखिए, चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच कोण जो होता है वो 11.5 डिग्री होता है, लगभग 11.5 डिग्री का ये कोण होता है। मतलब बिल्कुल भौगोलिक अक्ष पर नहीं, भौगोलिक अक्ष से 11.5 अंश का कोण बनाती हुई इस प्रकार से पृथ्वी के भीतर एक विशालकाय चुंबक रखा हुआ है कि जिसका दक्षिणी ध्रुव उत्तर दिशा में और उत्तरी ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर होता है। कैसे मालूम? भाई पृथ्वी तल पर अगर कोई चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। क्यों उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है? भाई चुंबक का उत्तरी ध्रुव क्यों उत्तर दिशा में रुकता है? क्योंकि पृथ्वी के भीतर जो चुंबक रखा हुआ है उत्तर दिशा में उसका दक्षिणी ध्रुव है, तो दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के ऊपर वाले चुंबक के उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और भी तमाम तथ्य हैं। अगर इस पूरे पृथ्वी पर अगर हम कंपास सुई को लेकर और अलग अलग स्थानों पर जाएं, इनके ध्रुवों से होता हुए भिन्न भिन्न स्थानों पर जाएं, तो दो ऐसे स्थान मिलेंगे जहां चुंबकीय सुई पृथ्वी के तल के लंबवत हो जाती है। तो जिन दो स्थानों पर पृथ्वी के
लंबवत होती है उसको हम कहेंगे चुंबकीय अक्ष हैं। वो चुंबकीय अक्ष होते हैं। चुंबकीय अक्षों पर क्या बताया गया कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। इस कारण से उस चुंबकीय सुई के विपरीत ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। जैसे दक्षिणी ध्रुव है तो उत्तरी जो चुंबकीय सुई, कंपास सुई का जो नॉर्थ पोल है वो इधर उत्तर यानी उत्तर दिशा में, या इसको हम चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहेंगे। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की ओर उसका नॉर्थ पोल आकर्षित हो जाएगा और अभिलंबवत इस तरीके से हो जाएंगे। और इधर चले आए चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव पर तो यहां भी लंबवत चुंबकीय सुई हो जाएंगी। जो कंपास सुई है इस चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव पर भी पृथ्वी की सतह के लंबवत होती है। लंबवत होती है मतलब दक्षिणी ध्रुव जो होगा उस सुई का जो साउथ पोल होगा वो इस चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की ओर, नीचे की ओर वह झुक जाएगा, लंबवत हो जाएगा। और दो ऐसे स्थान हैं जहां पृथ्वी की सतह के बिल्कुल समांतर होती है तो वो निरक्ष में होती है। निरक्ष कहां है? ये चुंबकीय अक्ष इसके ठीक लंबवत, चुंबकीय अक्ष के ठीक लंबवत चुंबकीय निरक्ष होता है। इसके ठीक लंबवत अगर रेखा खींचे, ये देखिए चुंबकीय अक्ष ये है, इसके ठीक लंबवत खींची गई रेखा ये चुंबकीय निरक्ष कह जाएगी। उत्तरी ध्रुव से बल रेखाएं निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, तो कुछ इस तरीके से बल रेखाएं हम बना सकते हैं। ये इसी तरीके से इधर भी दिखा सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव से बल रेखाएं निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो यहां पर हम इसके ठीक लंबवत जो अक्ष है इसको हम कहेंगे निरक्ष। ये निरक्ष होता है। इन दोनों बिंदुओं पर पृथ्वी के तल के ठीक समांतर हो जाती हैं बल रेखाएं, तो ये निरक्ष कहलाता है। निरक्ष में ऐसा होता है। और निरक्ष पर बल रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के ठीक समांतर और समदूरस्थ होती है। समांतर और समदूरस्थ होने के कारण यहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर हम निरक्ष पर अगर हम चुंबकीय सुई रखें तो वो चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में यानी बल रेखाओं की दिशा में ही उसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जाकर रुकेगा। वही डायरेक्शन होगा जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का होगा, वही उस चुंबकीय सुई का होगा, वही चुंबकीय सुई का होगा। और अन्य स्थानों पर अगर ले जाएं तो अन्य स्थान पर भिन्न भिन्न एंगल बनाती हुई दिखाई देंगी। तो यह है पूरा कॉन्सेप्ट पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का। अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को पूरी तरीके से अगर समझना है तो हमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव को जानना जरूरी है। इसके अवयव कौन कौन है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 3 अवयव हैं। प्रश्न इस पर भी बन सकता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव कौन कौन अवयव हैं? तो 3 अवयव हैं। पहला है दिक्पात का कोण, दिक्पात का कोण, और दूसरा है नमन कोण अथवा नति कोण। नमन कोण अथवा नति कोण। और तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो अगर इन 3 चीजों का ज्ञान किसी बिंदु पर हो जाए तो हम उस बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि किस दिशा में कितना परिमाण का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी वाला कार्य कर रहा है। उस बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और उसकी दिशा, हर चीज मतलब जानकारी हो सकती है। इन 3 चीजों का ज्ञान उसके लिए जरूरी है, लेकिन यह हमेशा स्थिर नहीं होते। चूंकि जो ये चुंबकीय अक्ष है ये धीरे धीरे बदलती रहती है, ये एक स्थान पर निश्चित नहीं रहती, इसमें परिवर्तन होता रहता है। इस कारण से हम अगर
केवल नतिकोण या केवल दिक्पात कोण कहें तो उससे संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए ये तीनों चीजों की जानकारी है, जब होगी तभी हम उस बिंदु पर सही जानकारी दे सकते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है, उसकी दिशा क्या है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम दे सकते हैं। उसके लिए तीनों चीजें आवश्यक है। अब इन तीनों चीजों को समझने के लिए हमें एक फिगर समझना होगा, खुली किताब जैसा। ये देखिए, यहीं से भी तुरंत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, एक एक बातें ध्यान से अगर समझ लेंगे तो कभी कोई समस्या नहीं आएगी। भाई चुंबकीय क्षेत्र टॉपिक में है, हमारे उदासीन बिंदु है, तो निश्चित रूप से यह भी नहीं कह सकते कि इससे प्रश्न नहीं बनता। भले ही कुछ किताबों में इसको हटा दिया गया है, लेकिन इससे प्रश्न बन सकता है। आप लोग उतना प्रिपेयर होके रहेंगे, कोई ज्यादा थियरी नहीं है, बस थोड़ा सा हमको जानकारी रखना है। और कंपटीशन में भी पूछा जाता है, इस कारण से जानकारी रखना जरूरी है। देखिए, इसमें हमें खुली किताब जैसी संरचना दिखाई दे रही है कि जैसे कोई खुली किताब हो, और ये एक चुंबकीय सुई हमने दिखाया है। एक चुंबकीय सुई कि पृथ्वी के सतह पर अगर किसी बिंदु पर हम ले जाएं तो ये चुंबकीय सुई इस तरीके से वो क्षैतिज से कुछ नीचे झुकी हुई होती है। भाई पृथ्वी के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर स्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। अगर हम निरक्ष और चुंबकीय अक्ष को छोड़ दे तो अन्य स्थानों पर 0 से 90 अंश के बीच कोण पर वो झुकी रहती है। तो यहां कोई ऐसा ही स्थान लिया गया, हमने यहां O यहां पर लिख दिया P, और इसको Q, और इसको R, और यहां हमने लिख दिया L, और इसको M कह दिया। अब देखिए, ये जो OPQR जो तल है, ये चुंबकीय अक्ष के लंबवत, चुंबकीय लक्ष्य जो चुंबकीय अक्ष है OQ को चुंबकीय अक्ष कहेंगे। चुंबकीय सुई बीच में दिखाया गया जिसका उत्तरी ध्रुव इधर है, दक्षिणी ध्रुव इधर है, तो इसके अक्ष से होकर गुजरने वाला ये अभिलंबवत एक तल लिया गया है OPQR इस चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाला एक अभिलंबवत तल लिया गया। इस तल को हम चुंबकीय यामियोत्तर कहेंगे। इस तल को कहेंगे चुंबकीय यामियोत्तर। चुंबकीय यामियोत्तर यानी चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाले अभिलंबवत तल को चुंबकीय यामियोत्तर कहेंगे। और एक दूसरा जो दिखाया गया, ये भौगोलिक अक्ष है OR, और इस भौगोलिक अक्ष से होकर गुजरने वाला ये लंबवत तल है। भौगोलिक अक्ष से होकर गुजरने वाले लंबवत तल को हम भौगोलिक यामियोत्तर कह सकते हैं। भौगोलिक यामियोत्तर, तो जो भौगोलिक अक्ष से होकर लंबवत गुजरने वाला तल है OLMR, इस तल को हम भौगोलिक यामियोत्तर कहेंगे, और इसको कहेंगे चुंबकीय यामियोत्तर OPQR को। और OQ क्या है? चुंबकीय अक्ष है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होगी। भाई उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर इस तरीके से उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। तो इस आधार पर हम ये OQ वाली जो दिशा है, यहां तीर दिखाया गया, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कही जाएगी। अब इस चुंबकीय क्षेत्र को अगर दो घटकों में वियोजित किया जाए तो इसका क्षैतिज घटक इस डायरेक्शन में मिलेगा, ये क्षैतिज घटक कहा जाएगा। इसको हम
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कह सकते हैं। ये BH लिखा जाएगा, BH। क्षैतिज घटक को BH से लिखते हैं। और ऊर्ध्व घटक, क्योंकि चुंबकीय अक्ष जो OQ है वो नीचे की ओर है, तो ऊर्ध्व घटक इधर आ जाएगा, इसको BV से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां देखिए कोण बन रहा है चुंबकीय अक्ष का इस क्षैतिज के साथ। पृथ्वी के लिए क्षैतिज OP है, OP पृथ्वी का क्षैतिज है। तो यहां देखिए क्षैतिज के साथ थीटा कोण झुकी हुई है चुंबकीय सुई। इस बिंदुओं पर हम जब चुंबकीय सुई को रख रहे हैं तो ये थीटा कोण क्षैतिज दिशा से नीचे की ओर झुकी होती है, तो इसी कोण को कहते हैं नमन कोण। चुंबकीय सुई किसी स्थान पर ले जाने पर क्षैतिज के साथ जितना कोण नीचे झुकी होती है वही कोण नमन या नति कोण कहलाता है। चुंबकीय सुई क्षैतिज दिशा से जितना कोण बनाती है, यानी चुंबकीय सुई को अगर हम किसी बिंदु पर ले जाएं तो निश्चित ही 0 और 90 के बीच रहेगा। चुंबकीय ध्रुव पर 90 रहेगा और निरक्ष पर 0 डिग्री रहेगा, और अन्य स्थानों पर 0 और 90 के बीच कोई न्यून कोण रहेगा। तो हम किसी अन्य स्थान पर ले गए इन दोनों को छोड़कर, तो वहां थीटा कोण ये झुकी हुई है, तो इस थीटा कोण को हम कहेंगे नमन कोण या नति कोण। चुंबकीय सुई क्षैतिज दिशा के साथ जितना कोण झुकी होती है उसी को हम नमन या नति कोण कहते हैं। और ये भौगोलिक अवमयोत्तर और चुंबकीय अवमयोत्तर के बीच के कोण को, इस कोण को, भौगोलिक अवमयोत्तर और चुंबकीय अवमयोत्तर के बीच के कोण को अल्फा से लिखते हैं, और ये दिक्पात का कोण कहलाता है। ये दिक्पात कोण है अल्फा। दिक्पात का कोण को अल्फा लिखा जाता है और नमन या नति कोण को थीटा लिखते हैं। तो ये दिक्पात का कोण हो गया, और ये हो गया नति कोण थीटा हो गया। और इसको हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहेंगे, और क्षैतिज घटक सदैव पृथ्वी के सतह के समांतर होता है, इसीलिए यहां हमने कहा कि यह सतह के समांतर है इसका क्षैतिज घटक, और लंबवत नीचे की ओर है, यह ऊर्ध्व घटक है। तो अब यहां से देखिए इनमें संबंध क्या बनेगा। तो अब यही से अगर देखा जाए तो BH का अगर मान निकालें तो BH बराबर क्या आएगा, BH बराबर, यहां एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है जिसका कर्ण BE है, आधार BH कह दे, तो कर्ण और आधार के बीच संबंध cos थीटा बनाता है। तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर BH बटा B। तो यहां से अगर BH की वैल्यू निकालें तो हम लिख सकते हैं B cos थीटा, B cos थीटा। और इस ट्रायंगल में इसको लंब कहेंगे, और इसका जो परिमाण होगा वो OR के परिमाण के बराबर होगा। तो अगर ये कोण थीटा बन रहा है तो लंब कितना कहा जाएगा, BV। तो ये लंब BV और कर्ण होगा B। तो साइन का अनुपात यहां लिया जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी BV बटा B। तो यहां से अगर BV का मान निकालें, BV का मान निकालें तो हमको मिल जाएगा B साइन थीटा, B साइन थीटा। ये दोनों वैल्यू यहां से इसी फिगर से हमें यह दो समीकरण प्राप्त होते हैं, BH बराबर B cos थीटा और BV बराबर B साइन थीटा। यानी क्षैतिज घटक की जानकारी तभी हो सकती है जब हमको नमन कोण मालूम हो और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण मालूम हो, और ऊर्ध्व घटक की जानकारी तब होगी जब हमको पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और नमन कोण मालूम हो। इन दोनों का जब जानकारी होगा तभी हम ऊर्ध्व और क्षैतिज घटक ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इनका संबंध क्या है, तो इनका एक महत्वपूर्ण संबंध भी है। देखिए इनमें संबंध क्या है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न इस पर। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम वर्ग करके जोड़ दें, इन दोनों इक्वेशंस को वर्ग करके जोड़ दें, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर तो अगर वर्ग करके जोड़ें तो देखिए बाएं पक्ष में क्या मिल जाएगा, BH स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और दाहिने पक्ष में क्या मिलेगा, B स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यानी दोनों में B स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, B स्क्वायर कॉमन होगा और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। हम त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहां से हमको मिल जाएगा BE स्क्वायर बराबर BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, और स्क्वायर अगर हटाएं इधर से तो अंडर रूट लग जाएगा, BH स्क्वायर
प्लस बी बी स्क्वायर, ये मिल जाएगा। और समीकरण 2 को समीकरण 1 से अगर भाग करें, समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1, इसको समीकरण 1 से डिवाइड कर दें अगर, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहां से देखिए क्या मिलेगा, तो यहां से हमको मिल जाएगा बी वी बटा बी एच इक्वल टू बी ई साइन थीटा अपॉन बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा। देखिए बी से बी कैंसिल हो रहा है और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम टैन थीटा लिख सकते हैं। टैन थीटा बराबर बी वी बटा बी एच, या थीटा बराबर अगर कहें तो टैन इनवर्स बी वी बटा बी एच, ये लिखा जा सकता है। तो इस फार्मूले से हम नमन कोण ज्ञात कर सकते हैं। इस फार्मूले से नमन कोण का मान निकाल सकते हैं। अगर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक मालूम है तो यहां से नमन कोण निकल आएगा, और अगर दोनों घटक मालूम है तो यहां से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकाल सकते हो, या इन तीनों में कोई एक अगर अज्ञात है तो बाकी दो का मान रख के यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पृथ्वी यानी भूचुंबकत्व से जुड़ी हुई मुख्य बातें, इनको भी ध्यान रखना है, इतनी बातें हमें ध्यान रखना है, इस पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इसके अलावा देखिए क्या है भाई, मान लीजिए कोई इस प्रकार से सतह कह दिया जाए कि आभासी नमन कोण, आभासी नमन कोण यानी चुंबकीय अक्ष की दिशा को हम बदल दें, जो वास्तविक चुंबकीय अक्ष है उसको थीटा कोण घुमा दिया जाए, तब वहां जो उसका नमन कोण होगा या नति कोण होगा उसका मान भी बदल जाएगा, नति कोण का मान बदल जाएगा, यानी तब दूसरा आभास होगा। अगर चुंबकीय सुई के चुंबकीय अक्ष को परिवर्तित कर दे तो वहां पर परिवर्तन हमको दिखाई देगा। एक इसमें टॉपिक है वास्तविक तथा आभासी नमन कोण, वास्तविक तथा आभासी नमन कोण कि मान लीजिए अल्फा कोण घुमा दिया जाए, चुंबकीय अक्ष को अल्फा कोण घुमा दिया जाए, तब आभासी नमन कोण का सूत्र क्या होगा। तो अगर कोई चुंबकीय अक्ष को अल्फा कोण घुमाया जा रहा है, अक्ष को अल्फा कोण घुमा दें, तब आभासी नमन कोण, आभासी नमन कोण कहिए या नति कोण कहिए, हम इस फार्मूले से निकालेंगे tan थीटा डैश इक्वल टू tan थीटा अपॉन कास अल्फा। ये भी इंपॉर्टेंट सूत्र है, डायरेक्ट इस पर प्रश्न सॉल्व किया जाएगा कि अगर किसी चुंबक के लिए नति कोण या नमन कोण का मान थीटा है और उसके चुंबकीय अक्ष को अल्फा कोण घुमा दिया जाए, तब आभासी नमन कोण क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को इस सूत्र से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए जिस टॉपिक के लिए हमने भूचुंबकत्व पढ़ा उस टॉपिक को हम समझ रहे हैं, क्या है ये देखते हैं। उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु क्या होते हैं। न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु क्या है। उदासीन बिंदु तो चुंबक से दूर कुछ ऐसे बिंदु होते हैं, चुंबक से दूर कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर कंपास सुई को रखा जाए तो वह किसी भी दिशा में ठहर सकता है, मतलब उसकी ठहरने की निश्चित दिशा जहां ना हो, उस बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहेंगे। अब क्यों वहां निश्चित दिशा में नहीं ठहरती, क्यों वो हर दिशा में वहां ठहरती है, तो उसका मुख्य कारण यही है। हम जानते हैं पृथ्वी तल पर कहीं भी चुंबक रखा है तो कहीं भी किसी भी बिंदु पर पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र वहां है। भाई पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूरे पृथ्वी के चारों ओर हर जगह मौजूद है, बस अंतर यही है कि चुंबक के समीप चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता इस चुंबक की ज्यादा होती है। चुंबक के समीप जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता है वो चुंबक की ज्यादा होती है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता वहां कम होती है।
लेकिन इस चुंबक से अगर हम दूर जाएं, चुंबक से दूर जाएं तो धीरे धीरे चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटने लगेगी और उसकी तुलना में तुलनात्मक वृद्धि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का होना शुरू हो जाएगा। भाई इसका चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। मान लीजिए इसका चुंबकीय आघूर्ण यम है, इसका चुंबकीय आघूर्ण यम है, एक चुंबक हमने लिया, दंड चुंबक ले लिया, इस यम चुंबकीय आघूर्ण इसका है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और इससे कुछ दूरी पर ऐसे गए, कुछ दूरी पर गए, तो यहां अगर धीरे धीरे आगे जा रहे हैं तो इसका चुंबकीय क्षेत्र बी से अगर लिखा जाए तो इसका चुंबकीय क्षेत्र बी का मान घटना शुरू होगा और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान धीरे धीरे वो अपना प्रभाव में आने लगेगा। भाई यहां इसकी प्रबलता ज्यादा होने के कारण यहां उसका प्रभाव नगण्य था यहां भी चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के हर बिंदु पर कार्य करता है, तो यहां भी है, लेकिन वह प्रभावहीन हो जाता है इसकी प्रबलता के कारण। अब जैसे जैसे चुंबक से दूर जाएंगे इसकी प्रबलता कम होगी और वह प्रभाव में आने लगेगा। दो ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं जहां पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ये दोनों बराबर होता है। दो ऐसे बिंदु मौजूद होते हैं, ये दो ऐसे बिंदु मौजूद होते हैं चुंबक के समीप कि जहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के ठीक बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यहां पर इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी की दिशा ये है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो निश्चित रूप से इधर होगी, और ये दोनों अगर परिमाण में बराबर हैं, दिशा में विपरीत है, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। यहां कोई चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कोई भी कार्य नहीं करेगा, ना ही पृथ्वी का ना ही चुंबक का। इसी कारण से चुंबकीय सुई इन बिंदुओं पर रखी जाती है तो वो बिल्कुल निष्क्रिय, यानी जिस दिशा में रख देंगे वहीं वो ठहर जाएगी। उस पर जो एक निश्चित दिशा में ठहरने वाला जो रूल लागू होता है वो यहां नहीं लागू हो पाएगा, किसी भी दिशा में इन बिंदुओं पर ठहर सकती है। तो इन्हीं बिंदुओं को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। चुंबक के समीप मतलब चुंबक से दूर धीरे धीरे जाएंगे तो चुंबक से दूर दो ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। ना तो वहां पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है और ना ही वहां चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, उनका परिणामी शून्य होता है। होते दोनों हैं लेकिन बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण उनका परिणामी शून्य हो जाता है। तो ऐसे बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। अब उदासीन बिंदु कहां मिलेंगे, किस स्थिति में होंगे, तो वह चुंबक के अक्षीय स्थिति में भी हो सकते हैं और निरक्षीय स्थिति में भी हो सकते हैं। कब अक्षीय स्थिति में होंगे, कब अक्षीय स्थिति में होंगे, तो देखिए जब हम ये मान लीजिए उत्तर दिशा है ये और ये दक्षिण दिशा है, अगर हम चुंबक को इस प्रकार से रख दें, चुंबक को इस प्रकार से रख दें कि इसका चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव उत्तर दिशा में और उत्तरी ध्रुव दक्षिण दिशा में हो। जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव उत्तर दिशा में और उत्तरी ध्रुव दक्षिण दिशा में हो तब उदासीन बिंदु की स्थिति इनके अक्षीय रेखा पर होगी। तब उदासीन बिंदु की स्थिति इनके अक्षीय रेखा पर होगी। ये अक्षीय रेखा पर उदासीन बिंदु दोनों मौजूद होंगे, दोनों ओर उदासीन बिंदु इसके अक्षीय रेखा पर मौजूद होंगे। मान लीजिए इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर उदासीन बिंदु है, मध्य बिंदु से दोनों ओर आर दूरी पर उदासीन बिंदु है, तो इस बिंदु पर अगर कहा जाए कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक या चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, दोनों बराबर तो है, उनका परिमाण कितना होगा, तो इस बिंदु पर अगर हम देखें ये उदासीन बिंदु जहां मिल रहे हैं P और Q, मान लीजिए ये दोनों ऐसे बिंदु हैं जो उदासीन बिंदु होंगे, तो यहां पर B और BH ये दोनों बराबर होगा और इसका मान अगर निकालना है तो μ0/4π 2m/r³, इस फार्मूले से ज्ञात किया जा सकता है। दोनों का चुंबकीय क्षेत्र समान होगा इन दोनों P और Q बिंदुओं पर और इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अक्षीय रेखा पर कब होगा, जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव उत्तर दिशा में और उत्तरी ध्रुव दक्षिण दिशा में है तब उदासीन बिंदु अक्षीय रेखा में मौजूद होंगे। और निरक्षीय रेखा में कब होंगे, तो निरक्षीय रेखा में जब इस प्रकार से कह दिया जाए, ये पहला फिगर हमने कह दिया और ये दूसरा हम बना रहे हैं इधर, ये सेकंड केस के लिए। ये हो गया मान लीजिए दक्षिणी ध्रुव या दक्षिण दिशा कह दी जाए, ये हो गया उत्तर दिशा और ये हो गया दक्षिण दिशा।
अब की बार हमने चुंबक को इस प्रकार से रखा है कि उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में, उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा में है, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा में है, यानी दोनों सेम सेम, उत्तर 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 उत्तरी दिशा में, उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा में। तब इसके जो न्यूट्रल पॉइंट होंगे वो इसके निरक्ष में स्थित होंगे, ये निरक्ष पर स्थित होंगे, समान दूरी पर। इसका मध्य बिंदु मान लीजिए यहां पर है O, तो इससे R दूरी पर दोनों ओर समान दूरी पर दो न्यूट्रल पॉइंट यहां भी मिल जाएंगे। तो निरक्षीय स्थिति में कब होता है? जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा में स्थित हो, तब उसके निरक्षीय रेखा पर दोनों उदासीन बिंदु स्थित होंगे। अब वहां चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला जाए, ये पहले केस के लिए है। और सेकंड केस के लिए देखिए, बी और बी एच का मान वहां भी बराबर होगा और उसका मान हम निकाल सकते हैं μ0/4π m/r³। इस फार्मूले की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गई बातें उदासीन बिंदु से संबंधित। अब हमें पदार्थों के चुंबकीय व्यवहार का अध्ययन करना है कि पदार्थों का चुंबकीय व्यवहार क्या है। तो ये फैराडे ने बताया था, पदार्थों का उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण किया था फैराडे ने। पदार्थों का उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण। तो फैराडे ने विभिन्न प्रयोगों द्वारा अलग अलग तत्वों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा और चुंबकीय व्यवहार का अध्ययन किया। तो यह पाया कि पदार्थ चुंबकीय व्यवहार के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहले को कहा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और दूसरे को कहा अनुचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, यहां देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ है और यह है अनुचुंबकीय पदार्थ। और तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। पदार्थों के चुंबकीय व्यवहार का जब अध्ययन किया तो तीन प्रकार के चुंबकत्व देखने को मिले। एक को कहा गया डायमैग्नेटिक और दूसरा पैरामैग्नेटिक और तीसरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये तीन प्रकार के पदार्थ मिले। अब इनमें क्या गुण है, कैसे कहा जाए, क्या होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं। भाई वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं। यदि उनको किसी प्रबल चुंबक के ध्रुवों के समीप ले जाएं तो वह क्षेत्र से विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा उनके इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। तो क्या है प्रतिचुंबकीय पदार्थ? तो हम परिभाषित कर सकते हैं कि वह पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वह क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं। यदि उन्हें प्रबल चुंबक के ध्रुवों के समीप ले जाएं तो वह क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा उनके इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। तो कौन कौन से पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, हम उनके एग्जाम्पल को याद रखेंगे। इस पर भी प्रश्न बनते हैं। चार ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से कौन से पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं या कौन से पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इसमें एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ का पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं बिस्मथ। बिस्मथ है
और उसके बाद में जस्ता, जिंक जिसको कहते हैं, यह भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। और फिर तांबा, तांबा, और उसके बाद में चांदी कह सकते हैं, चांदी, सोना, चांदी, सोना, हीरा, ये सारे पदार्थ जितने लिखे जा रहे हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। नमक, जल, पारा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में होना चाहिए N2, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में होना चाहिए H2 के रूप में, इत्यादि एटसेट्रा। तो इनके एग्जाम्पल ये याद रखिए, इत्यादि। इन्हीं में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी में से कोई 4 में से 3 ऑप्शन दे देगा और एक कोई दूसरा रख देगा और कहेगा निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इनको किसी भी कोड द्वारा बनाकर याद कर लीजिए कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन है। बिस्मथ है, जस्ता है, तांबा है, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल, पारा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि। अब देखिए अणुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। अणुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? अणुचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ा चुंबकित होते हैं, मामूली से क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं। यदि उन्हें प्रबल चुंबक के ध्रुवों के समीप ले जाएं, वो तेजी से चुंबक की दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आकर्षित हो जाते हैं, चुंबक की ध्रुव की दिशा में आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ को अणुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या है अणुचुंबकीय पदार्थ? वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं तथा प्रबल चुंबक के ध्रुव के समीप ले जाने पर वह चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को अणुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा उनके इस गुण को अणुचुंबकत्व कहते हैं। अब कौन कौन अणुचुंबकीय पदार्थ हैं? हम अणुचुंबकीय पदार्थ में उनके एग्जाम्पल याद रखेंगे। देखिए क्या क्या है उदाहरण, इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट है, प्रश्न उदाहरण पर बन सकते हैं। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम जो होता है वो एक अणुचुंबकीय पदार्थ होता है। और दूसरा हम कह सकते हैं सोडियम, सोडियम है। और उसके बाद में प्लेटिनम, प्लेटिनम, मैंगनीज, प्लेटिनम, मैंगनीज। उसके बाद में कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। उसके बाद हम कह सकते हैं तरल ऑक्सीजन, तरल ऑक्सीजन, तरल ऑक्सीजन इत्यादि। तो इतने कम से कम याद रखिए एग्जाम्पल्स। तो ये सारे अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, एल्यूमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, मैग्नीज, कॉपर क्लोराइड, तरल ऑक्सीजन। तो इनको हम याद रखेंगे। अब एक बचा लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थ और अणुचुंबकीय पदार्थ में अंतर केवल प्रबलता का होता है। अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रबलता कम होती है, इसकी उसकी अपेक्षा अधिक होती है। अणुचुंबकीय पदार्थ की अपेक्षा ये अधिक प्रबल होते हैं। तो अब इसको कैसे परिभाषित करें? तो वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। यदि उनको किसी प्रबल चुंबक के ध्रुव के समीप ले जाएं तो वह उसकी ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा उनके इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। क्या होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ? वह पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए
तो वह क्षेत्र की ही दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं, और यदि उन्हें किसी प्रबल चुंबक के ध्रुव के समीप ले जाए तो वह क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा उनके इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। तो ये लौह चुंबकत्व का गुण रखने वाले पदार्थ कौन कौन हैं? तो अब देखिए, लोहा सबसे पहले, लोहा जानते ही हो, Fe से लिखा जाता है। निकिल है, कोबाल्ट है, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, या एक लोहे का एक अयस्क है मैग्नेटाइट जिसको कहते हैं, मैग्नेटाइट, Fe3O4 लिखते हैं। और इसके अलावा एक फेरिक क्लोराइड का जलीय घोल, फेरिक क्लोराइड का जलीय घोल, फेरिक क्लोराइड का जलीय घोल आदि। तो ये सारे जितने बताए गए, इन उदाहरणों को याद रखिए। प्रश्न में पूछा जा चुका है कि H2O निम्न में से है, 4 ऑप्शन दे दिया, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, या इनमें से कोई नहीं। तो जल क्या बताया गया? जल किसमें आता है भाई? जल देखिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यहां जल लिखा गया H2O, तो H2O प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो इस तरीके से नमक के बारे में पूछ सकता है, या हीरा के बारे में। हीरा क्या है? कार्बन, कार्बन का अपर रूप होता है। कार्बन पूछ ले कि कौन से पदार्थ हैं प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इन उदाहरणों को किसी भी तरीके से कोड बना के याद कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और अब आगे हम इनके गुणों के उत्पत्ति का कारण क्या है, इनका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव क्या पड़ता है, इसकी जानकारी के लिए हम फिर अगला वीडियो पुनः अगले क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।